विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और वक्त हो गया है आपके फेवरेट शो तरकश का। और तरकश में आपको बताने वाला हूं बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक आकर किस तरीके से राजनीति इस वक्त गरमाई हुई। सबसे पहले बात कर रहा हूं बंगाल की। बंगाल में लॉ कॉलेज स्टूडेंट के साथ हैवानियत का मुद्दा लगातार गरमा रहा है। जहां एक तरफ बीजेपी ममता सरकार पर आरोपियों के टीएमसी के साथ जुड़े होने के आरोप लगा रही है, तो वहीं आरोपियों को बचाने के भी टीएमसी को लेकर घेर रही है। दूसरी तरफ टीएमसी के सांसद और नेता कल्याण बनर्जी ने आग में घी का काम किया है अपने विवादित बयान से, जिसके बाद यह मुद्दा और ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। जरा देखिए। उस प्रदेश से जहां एक महिला मुख्यमंत्री है, महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए, वहां इस प्रकार की संवेदनहीनता आखिर क्यों है? मुझे लगता है कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। कोलकाता के लॉ कॉलेज में छात्रा से रेप मामले में बीजेपी हमलावर है। बीजेपी नेताओं ने कोलकाता में खराब कानून व्यवस्था के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस दौरान ममता बनर्जी की पुलिस ने बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार सहित कई बीजेपी नेताओं को हिरासत में ले लिया। This is the face of the democracy in the state of West Bengal. Mamata Banerjee has ruined the democracy in the state of West Bengal. मां, माटी और मानुष का नारा देने वाली ममता बनर्जी फिर से सवालों के कटघरे में खड़ी हैं। फिर एक बार बंगाल में बेटियों की सुरक्षा को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद आरजीकर और लॉ कॉलेज में बलात्कार की घटनाओं ने साबित कर दिया है कि ममता सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में फेल साबित हो चुकी है। रेप की घटनाएं, चाहे वो आरजी कार का विषय हो, चाहे आज कस्बा लॉ कॉलेज का विषय हो, रह रह के उस प्रदेश से जहां एक महिला मुख्यमंत्री है, महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए, वहां इस प्रकार की संवेदनहीनता, इस प्रकार की ब्रुटैलिटी आखिर क्यों है? और ममता बनर्जी जी का यह मानना है कि हर महिला के पीछे पुलिस नहीं लगाया जा सकता है, तो मुझे लगता है कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। आरोपी मनोजीत मिश्रा की तस्वीरें तृणमूल कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इन तस्वीरों में वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी के साथ दिख रहा है। इसके अलावा भी पार्टी के कई अन्य विधायकों के साथ भी उसकी तस्वीरें हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि टीएमसी आरोपियों को बचाने का काम कर रही है। चौतरफा आरोपों के भंवर में फंसी टीएमसी गैंगरेप की घटना का मजाक बनाती दिखी। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी का बयान भी सुन लीजिए। मैं लॉ कॉलेज में हुई घटना का पक्षधर नहीं हूँ। कुछ लोग इस तरह का अपराध करते हैं, लेकिन अगर कोई दोस्त अपने दोस्त के साथ बलात्कार करे तो क्या किया जा सकता है? क्या स्कूलों में भी पुलिस होगी? गैंगरेप पर संवेदना नहीं, सिस्टम पर सवाल नहीं, उल्टा बच्चियों की सुरक्षा को नामुमकिन बताकर सरकार की नाकामी का बचाव किया गया। संसद में कानून बनाने वाले माननीय नेता का ये बयान शर्मनाक है। क्या कल्याण बनर्जी के इस बयान का ममता बनर्जी समर्थन करती हैं? क्या टीएमसी के नेताओं की यही मानसिकता है? ये सवाल बीजेपी पूछ रही है। गैंगरेप का जो कुचक्र हुआ है, ये कहीं ना कहीं स्टेट स्पॉन्सर्ड ब्रूटैलिटी है, एक राजनैतिक दृष्टिकोण से प्रेरित जघन्य क्रूरता है। मनोजीत मिश्रा खुद ही, जो टीएमसी की स्टूडेंट विंग होती है, उसके सेक्रेटरी रहे हैं। वो खुद टीएमसी का सदस्य है। मैं वो फोटो भी दिखाऊंगा जहां वो टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठे हैं, खड़े हैं और समय गुजार रहे हैं। पश्चिम बंगाल सेफ हेवन बना अपराधियों के लिए। प्रशासन, पुलिस और यहाँ की सरकार अपराधियों को बचाती है, खुल के उनके सामने आती है उनके समर्पण के लिए। सो अपराधी जो है बेखौफ होकर के खुलेआम जो है अपराध कर रहा है।
कॉलेज में हैवानियत की घटना को अंजाम देने के बाद अब जाकर प्रशासन की नींद खुली है। लॉ कॉलेज परिसर में सीसीटीवी लगाए गए। कोलकाता में लॉ कॉलेज की स्टूडेंट से गैंगरेप मामले के 3 आरोपियों को कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इसके साथ ही मेडिकल रिपोर्ट में भी रेप की पुष्टि हो चुकी है। जांच के लिए 5 सदस्यों की एसआईटी गठित कर दी गई है। अब इंतजार है तो हैवानों को सजा मिलने का। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बंगाल के बाद अब बात उत्तर प्रदेश की, क्योंकि इटावा कांड के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई। अखिलेश यादव चोटी कांड के मुद्दे को 2 जातियों के बीच का मुद्दा बना, इसे अपने पीडीए के फॉर्मूले को साधने में जुटे हैं। तो बीजेपी लगातार कह रही है कि विपक्ष इस मुद्दे में घी का काम कर रहा है और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए दूध में नींबू निचोड़ा जा रहा है। कौन इस नींबू को निचोड़ रहा है और कौन उत्तर प्रदेश की सियासत को गरमा रहा है और इसके पीछे का पूरा गुणा गणित क्या है, जरा देखिए। अब ये लोग जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं, जगह जगह जाकर जगह जगह जा रहे हैं। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे। एक कहावत है, बिना मांगे मुराद मिलना। कुछ ऐसा ही हुआ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ, क्योंकि यूपी में सपा मुखिया अखिलेश यादव को बैठे बिठाए चुनावी मुद्दा मिल चुका है और उससे चुनावी रस कैसे निकालना है और चुनाव में इसे कैसे भुनाना है, बस इसी कवायद में अखिलेश यादव जुटे हुए हैं। इटावा चोटी कांड के बाद लगातार जिस तरीके से अखिलेश यादव ने इसे 2 जातियों का विवाद का मुद्दा बनाते हुए अपने पीडीए से जोड़ दिया, ये उनकी विशुद्ध राजनीति को दिखा रहा है, जिसके जरिए अखिलेश अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में जुटे हुए हैं। दरअसल इटावा चोटी कांड के बाद अखिलेश यादव लगातार बड़े बयान दे रहे हैं। अखिलेश कह रहे हैं कि यह मुद्दा यूपी में बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर साबित होगा और सपा के पीडीए फॉर्मूले के लिए संजीवनी। तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये खेल भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना है। दबाव बनाने के लिए पुलिस किसकी है? पुलिस कोई संविधान से थोड़ी चल रही है। पुलिस भारतीय जनता पार्टी का कमल लेके चल रही है। इन्हें केवल परवाह है कि लोगों को अन्याय, लोगों को दुख पहुंचे, लोगों को तकलीफ परेशानी हो। ये किसी की तकलीफ परेशानी नहीं समझ सकते। दरअसल पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले में कार्रवाई के आदेश दिए थे, आरोपियों पर सख्त एक्शन की बात कही थी। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव ने इसे 2 जातियों का मुद्दा बनाया, इस पर पलटवार करते हुए सीएम योगी ने साफ कर दिया कि जो लोग हमेशा बांटने का काम करते रहे, वो उसी मंशा के साथ एक बार फिर से मैदान में आ चुके हैं। सीएम ने विरोधियों को निशाने पर लेते हुए जनता के बीच फिर दोहराया, बटोगे तो कटोगे। ये वोट बैंक के लिए लोग कब तक और कितना बांटेंगे देश को? ये बांटने वाले लोग वही हैं जिनको जब अवसर मिला था तो दुर्दांत माफियाओं के सामने नाक रगड़ रहे थे। जाति के नाम पर बांटने वाले लोगों ने माफियाओं के सामने सत्ता को गिरवी रख दिया था। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे। दरअसल अखिलेश इटावा कांड को जातीय उत्पीड़न का मुद्दा बना रहे हैं, जो उनके पीडीए फॉर्मूले को सूट करता है। अखिलेश लगातार इस घटना को बीजेपी की वर्चस्ववादी मानसिकता बता रहे हैं। अखिलेश लगातार इसे 2 जातियों के मुद्दे में बदलने में लगे हैं और इसके जरिए अखिलेश अपने पारंपरिक वोट बैंक को भी मजबूत कर रहे हैं। जाहिर है अखिलेश भले इटावा चोटी कांड के बाद लगातार योगी सरकार पर बरस रहे हैं, लेकिन योगी सरकार का एक्शन पूरी तरह से जारी है। कई लोगों को पहले ही जहां पकड़ा गया है, वहीं एक बार फिर करीब 10 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस का दावा है कि इस घटना की आड़ में कुछ लोग जातीय तनाव बढ़ाने की कोशिश में जुटे हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। इसी क्रम में अफवाह फैलाने वाले, भ्रामक और सामाजिक विद्वेष फैलाने वाली टिप्पणियों को और पोस्ट को चिन्हित करके कुल 8 अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। दरअसल पूरे प्रकरण को लेकर योगी सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। साथ ही बीजेपी लगातार अखिलेश पर भी हमलावर है, जिसमें कहा जा रहा है कि सियासी फायदे के लिए अखिलेश दूध में नींबू डालने का काम कर रहे हैं। दरअसल घटना के बाद योगी सरकार ने मारपीट के मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं निष्पक्ष जांच के लिए केस को झांसी पुलिस को सौंप दिया गया।
वहीं सीएम योगी ने मामले की खुद समीक्षा की और उच्च स्तरीय बैठक की। घटना के बाद से सुरक्षा के मद्देनजर पीएसी को भी दादरपुर गांव में तैनात किया गया है। जाहिर है इटावा चोटी कांड का मुद्दा अब पूरी तरह से राजनीतिक रूप ले चुका है, जहां एक तरफ अखिलेश इसे लेकर आने वाले चुनावों में सियासी फायदे के तौर पर देख रहे हैं और इसीलिए इसे खूब खाद पानी देने में जुटे हैं, जिससे उनके पीडीए के फॉर्मूले को फैलाया जा सके। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी लगातार जनता के बीच मैसेज दे रहे हैं कि जिन्होंने पूर्व में बांटा वही फिर से बांटने बाजार में निकले, बस सचेत आपको रहना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात बिहार की, क्योंकि बिहार की सियासत इस वक्त आरजेडी और लालू परिवार के लिए बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। क्योंकि जहां एक तरफ तेजस्वी आरजेडी का बेड़ा पार लगाने में लगे, तो वहीं तेज प्रताप तेजस्वी के तेज को डुबाने में। तेज प्रताप एक तरफ खुद को अगला लालू घोषित कर सीधा मैसेज दे रहे हैं कि लालू की विरासत के वो असली हकदार हैं, तो वहीं तेजस्वी की चुप्पी ये साफ बता रही है कि तूफान से पहले की खामोशी बहुत कुछ समेटे। बजरंग बलियो नहीं जिमोइया सीना में चिरक देखाइयो जी। पार्टी और परिवार से दूरी के बाद तेज प्रताप यादव नई सियासी पिच पर बैटिंग कर रहे हैं। पटना स्थित अपने सरकारी आवास पर तेज प्रताप ने लगातार 3 दिन हर शाम जनता के नाम अभियान के तहत जनता दरबार लगाया। लगा दो याद पानी में जवानी उसे कहते हैं, लगा दो याद पानी में जवानी उसे कहते हैं, बाहर दो पूरे बिहार में लालटेन खानदानी उसे कहते हैं। तेज प्रताप राज्य भर से आए लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, बाकायदा समाधान का भरोसा भी दे रहे हैं। तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या तेजस्वी का तेज मिटाने निकल पड़े हैं तेज प्रताप? बिहार में इस साल सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि विरासत की बड़ी लड़ाई है। कई किरदारों के साथ जिंदगी जीने वाले तेज प्रताप यादव अब जिस नए किरदार में आने वाले हैं उससे आरजेडी दिग्गजों की नींद उड़ गई है। ऐसे में आरजेडी का अगला मुखिया कौन होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो क्या बिहार में अब की बार भाई भाई की तकरार देखने को मिलेगी? लालू के दोनों लाल के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। जहां तेजस्वी आरजेडी की नैया को पार लगाने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, तो वहीं उनके बड़े भाई तेज प्रताप किसी भी हाल में आरजेडी की सियासी विरासत छोड़ने को तैयार नहीं। लालू यादव ने क्या तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निकालकर छोटे बेटे तेजस्वी की राह आसान कर दी? यह सवाल खूब उछल रहा है। सभी भाई बहनों ने तेज प्रताप की आलोचना कर अपनी अपनी राह चुन ली है, लेकिन अकेले तेज प्रताप सभी पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। चुनाव से पहले ही उन्होंने अपने तीखे तेवर दिखा दिए। पार्टी और परिवार से अपने निष्कासन के बारे में वो खुलकर बोल रहे हैं। निष्कासन उनके खिलाफ साजिश का परिणाम था। मुझे बुरा लगा। पार्टी के अंदर कुछ लोग पसंद नहीं करते कि मैं जमीन से जुड़ा हूं। मैं लोगों के मुद्दों को उठाता हूं बिना किसी से डरते हुए। यही मेरे पिता करते थे और यही मुझे भी करना चाहिए। कुछ लोग उन्हें निशाना बनाते हैं क्योंकि वे जानते हैं मैं अगला लालू यादव हूं। आरजेडी में पड़ी दरार का फायदा विरोधी ना उठाए, ऐसा कैसे हो सकता है? एनडीए हो या जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर, सभी दल आरजेडी पर सियासी निशाना साधने से पीछे नहीं हट रहे हैं। 15 सालों में जो इन्होंने बिहार को बर्बाद करने का काम किया, कई बिहारी जो उस वक्त बिहार से पलायन करके गए थे, पीढ़ियां बीत गई पर वो वापस नहीं आ पाए उनके जंगल राज की वजह से। तो ऐसे में जब वो 20 महीने का जिक्र करते हैं तो एक बार अपने परिवार के ही नेतृत्व में जो 90 का दशक था उसको याद कर लें। तेजस्वी यादव का कलम बांटना ऐसे है जैसे जंगल में शेर जो है वो दूध बांटने लगे। तो अगर जंगल में शेर दूध बांट रहा है तो समझिए कि दूध दिखाकर आपको खाने वाला है। तो तेजस्वी यादव कलम दिखाकर आपको बर्बाद करने वाला है, आपके हाथ में कट्टा पकड़ाने वाला है। तेजस्वी यादव कलम वाले लोग नहीं है, ये सब कट्टा वाले लोग हैं। विरोधी टूट पड़े हैं तो तेज प्रताप भी बनवास मिलने की खींच निकाल रहे हैं। अखिलेश यादव के साथ वीडियो कॉल पर बात, फिर जनता दरबार का फैसला,
ऐसा लग रहा है तेज प्रताप एक सोची समझी रणनीति के साथ राजनीतिक गलियारे में अपना कद बढ़ाने की पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। हजले काबू ने परीक्षा बात प्रताप भैया पास करके कहो तो दिखाइयो जी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर केरल के स्कूलों में इस सत्र से सरकार ने जुम्बा क्लासेस की शुरुआत करने की घोषणा की, लेकिन कुछ मौलाना इसका विरोध करते हुए दिख रहे हैं। मौलानाओं को ऐतराज है कि लड़के लड़कियां इस तरह से एक साथ जो स्कूल में डांस है उनसे नहीं करवाना चाहिए। लेकिन सवाल है कि क्यों? क्या बच्चे बच्चियों को साथ किसी भी तरीके की एक्टिविटी में रखा नहीं जाना चाहिए? आखिर यह कौन सी मानसिकता है? क्या स्कूल भी अब मौलानाओं के हिसाब से चलेंगे? जरा देखिए। जुम्बा डांस पर जंग, केरल में मौलाना क्यों तंग? स्कूलों में ड्रेस कोड से दिक्कत, वंदे मातरम से परेशानी और अब केरल के स्कूलों में जुम्बा डांस को लेकर बवाल मचना शुरू हो गया है। मुस्लिम संगठन स्कूलों में बच्चों को डांस सिखाए जाने का विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम संगठनों ने लड़के लड़कियों के साथ डांस करने को लेकर नाराजगी जताई है। केरल के स्कूलों में इस साल से जुम्बा क्लास शुरू की जाएगी। कुछ स्कूलों में यह क्लास शुरू भी हो चुकी है। छात्रों के शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक तंदुरुस्ती को बढ़ावा देना इसका मकसद है, जिससे छात्रों में अनुशासन और फिटनेस के प्रति जागरूकता पैदा हो। हालांकि जुम्बा शुरू करने के इस फैसले को लेकर कुछ मौलाना बौखला गए। फिटनेस की पहल को कट्टरपंथी मौलाना अश्लीलता के चश्मे से देख रहे हैं। डांस को इस्लाम के खिलाफ बता रहे हैं। लड़कियों और लड़कों के साथ घुलने मिलने और कम कपड़े पहनकर एक साथ डांस करने को लेकर आपत्ति जताई जा रही है। ये जुम्मा डांस का आदेश ये निहायत ही खतरनाक आदेश है और ये जुम्मा डांस का आदेश किसी सूरत पर पालन नहीं किया जाएगा। इस बात का कतई ख्याल नहीं है कि हमारा भारतीय कल्चर क्या है, यहाँ की तहजीब और तमद्दुन क्या है, बच्चों पे क्या असरात पड़ेंगे। कहना गलत नहीं है, जिहादी सोच का कोई इलाज नहीं। वहीं केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने सरकार के फैसले का बचाव किया और फेसबुक पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें मुस्लिम छात्र जुम्बा सेशन में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने कहा कि बच्चों को खेलने, हंसने, मौज मस्ती करने और स्वस्थ रहने दें। इस तरह की आपत्तियां समाज में नशीली दवाओं से भी ज्यादा घातक जहर घोल देंगी। अब सवाल है कि आखिर जुम्बा डांस होता क्या है, जिस पर मौलाना इस कदर भड़क रहे हैं। जुम्बा डांस एक फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम है। फन और एनर्जेटिक इसमें एक्सरसाइजेज होती हैं। वजन घटाने में यह काफी मददगार है। जुम्बा करने से मांसपेशियां मजबूत बनती हैं, तनाव और डिप्रेशन से भी राहत मिलती है। स्कूली बच्चों को एक्सरसाइज की जरूरत होती है। उनके शारीरिक विकास के लिए अगर कोई पहल की जा रही है तो उसमें अश्लीलता का सवाल कहां से आ गया? धार्मिक रूढ़िवादिता को शिक्षा के क्षेत्र में लाने का कोई मतलब नहीं बनता। ऐसे में कट्टर मौलानाओं को जहर उगलना अब बंद कर देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर टीवी स्टार शेफाली जरीवाला की मौत से बॉलीवुड समेत हर कोई हैरान है। सिर्फ 42 साल की उम्र में शेफाली दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन शेफाली की मौत की गुत्थी अब कहीं ना कहीं उलझ रही है, क्योंकि बिल्कुल स्वस्थ दिखने वाली शेफाली अचानक से मौत की नींद सो जाती है। लेकिन पहले जहां यह कहा जा रहा था कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ, जिससे शेफाली की मौत हुई, वहीं मौत के पीछे डॉक्टर्स की चुप्पी अब राज को और भी ज्यादा गहरा कर रही है। जरा देखिए। एक्ट्रेस और रियलिटी शो स्टार कांटा लगा गर्ल शेफाली जरीवाला अब इस दुनिया में नहीं रही। 42 साल की उम्र में शेफाली के अचानक निधन ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। गुरुवार रात 27 और 28 जून के बीच अचानक दिल का दौरा पड़ने की बात सामने आई। उन्हें उनके पति और एक्टर पराग त्यागी ने मुंबई के बेलव्यू मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
ग्रेटर मुंबई नगर निगम ने बयान जारी किया। शेफाली जरीवाला का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम राज्य सरकार के डॉक्टर्स ने किया है। डॉक्टरों ने अपनी राय सुरक्षित रखी है। मौत का कारण अभी भी साफ नहीं है। शेफाली की मौत के बाद से ही लगातार उनकी मौत की वजह पर सवाल उठ रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर कोई खुलासा नहीं किया गया है। ऐसे में शेफाली की मौत पर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। परिवार और दोस्त शेफाली की मौत का कारण हार्ट अटैक बता रहे हैं, लेकिन मौत से ठीक 24 घंटे पहले शेफाली ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर मैसेज किया था, जिसमें लिखा था, वक्त आ गया है जिंदगी को जीने का। इस पोस्ट को लेकर भी लोगों के मन में कई सवाल हैं। कुछ जानकारों की माने तो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट शेफाली ले रही थी। जवान दिखने के लिए वो अपना इलाज करवा रही थी। शेफाली 5 से 6 सिटिंग अभी तक मेडिकल ट्रीटमेंट के ले चुकी थी। ट्रीटमेंट के अलावा 2 दवाइयां भी वो ले रही थी। विटामिन सी और ग्लूटाथियोन नाम की दवाइयां उनकी चल रही थी। हालांकि डॉक्टर्स ने दावा किया है कि इस दवा का हार्ट से कोई संबंध नहीं है। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट काफ़ी कॉमन ट्रीटमेंट है आजकल, और इसके 2-3 वजह हैं। एक तो यह है कि अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा हो गई है, और सेकंड इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी कॉमन है आजकल। मेरा ये मानना है कि अगर ग्लूटाथियोन लेना कोई चाहता है तो ऑब्वियसली दैट शुड बी सुपरवाइज्ड बाय द डॉक्टर फर्स्ट, एंड सेकंड है कि आईवी अगर नहीं ले, प्रीफर नहीं करे तो ज़्यादा ठीक है, और लिया जा सकता है। शेफाली जिम फ्रीक थी और रोजाना एक्सरसाइज किया करती थी। ऐसे में कार्डियक अरेस्ट से मौत होने पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा। शेफाली जरीवाला जाना माना नाम थी, और इसीलिए इस हाई प्रोफाइल केस की जांच मुंबई पुलिस कर रही है। बीती रात 1 बजे मुंबई पुलिस की टीम शेफाली के घर पहुंची थी। फॉरेंसिक टीम भी घर में जांच कर रही थी, और परिवार के मेड, कुक और बाकी लोगों से भी पूछताछ की गई। तस्वीरें जो देख रहे हैं, किस तरह से यहाँ पे मुंबई पुलिस की टीम मौजूद है। सामने देखिए किस तरह से मुंबई पुलिस की टीम मौजूद है, और मुंबई पुलिस टीम जांच कर रही है कि जो प्रारंभिक जांच कर रही है। बीती रात जो है मुंबई पुलिस की फोरेंसिक टीम पहुंची थी, मुंबई पुलिस की टीम पहुंची थी। फिलहाल मुंबई पुलिस लगातार डॉक्टर का भी बयान दर्ज करने वाली है, क्योंकि ये पता लगाने वाली है कि शेफाली कोई दवा लेती थी, क्या कोई बीमारी थी। इन सारी चीज़ों को लेकर जानकारी लेने वाली है। फोरेंसिक टीम कुछ डॉक्यूमेंट और कुछ चीज़ें लेके गई है, वो पता रही है। लगातार कहीं के मुंबई पुलिस इस मामले को जांच कर रही है। मुंबई पुलिस की प्राथमिकी जांच में शेफाली जरीवाला के शरीर पर कोई घाव या निशान नहीं मिला है। मुंबई पुलिस ने इस मामले में अभी तक 8 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। जितने लोगों का बयान मुंबई पुलिस ने दर्ज किया है, सभी का बयान लगभग एक जैसा है। मुंबई पुलिस को अगर संदेह होता है तो फिर से इसकी जांच आगे बढ़ाई जाएगी। 42 साल की उम्र में शेफाली के जाने से जहां लोग हैरान हैं, वहीं शेफाली को करीब से जानने वाले लोग इस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर एयर इंडिया विमान हादसे के बाद जहां पूरा देश सदमे में था, तो पूरे देश में शोक की लहर थी। वहीं एयर इंडिया के कर्मचारी सिर्फ 8 दिन के बाद ही जो एयर इंडिया के लिए काम कर रहे थे, वो पार्टी बनाने में जो है व्यस्त है, जिसकी तस्वीरें सामने आई तो लोग सवाल उठा रहे हैं। जरा देखिए। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद जहां पूरे देश में शोक की लहर थी, तो वहीं दूसरी ओर जश्न का एक वीडियो कई सवाल खड़े कर रहा है। प्लेन हादसे के बाद पार्टी, एयर इंडिया ने मांग लिया इस्तीफा। एयर इंडिया ने अपने ग्राउंड हैंडलिंग वेंचर AISATS के 4 सीनियर कर्मचारियों को इस्तीफा देने के लिए कह दिया है। ये कार्रवाई इनकी एक पार्टी का वीडियो वायरल होने के बाद की गई है। इन कर्मचारियों ने अहमदाबाद प्लेन हादसे के 8 दिन के बाद पार्टी की थी, जब पूरा देश हादसे के गम में डूबा था। वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि एयर इंडिया के स्टाफ ने हादसे के 8 दिन के बाद जमकर पार्टी की थी। वीडियो में एयर इंडिया के ग्राउंड हैंडलिंग वेंचर AISATS के कर्मचारी डांस करते हुए दिख रहे हैं, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है। 20 जून AISATS के गुरुग्राम ऑफिस में पार्टी की गई। वायरल वीडियो AISATS के गुरुग्राम ऑफिस का है, जहां दावा है कि यहां 20 जून को यह पार्टी की गई। जश्न मनाने का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने कर्मचारियों की निंदा की। कहा कि एयर इंडिया के प्लेन क्रैश के बाद कोई कैसे जश्न मना सकता है। लोग लगातार एयर इंडिया की संवेदनशीलता पर सवाल उठा रहे थे, और इस दौरान एयरलाइन को भी जमकर ट्रोल किया गया, जिसके बाद एयर इंडिया ने 4 कर्मचारियों से इस्तीफा मांग लिया।
और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये कैसी संवेदनशीलता है कि जब इतने लोगों की जान गई तो उसके बाद जमकर किस तरीके से जश्न जो है मनाया गया। फिलहाल एक्शन की बात इस पर कही जा रही है। बहरहाल तर्कश में विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबां में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबां कुछ है ही ऐसी, मानते हैं विमल बोलो जुबां कैसी।